Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नुमान चौधरी और आप देख रहे हैं नुमान चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय डीएक्स कंसल्टेंट। जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देख लिया, आज का हमारा टॉपिक लक्समबर्ग विजिट वीज़ा के ऊपर है। ये कंट्री एक यूरोपीय यूनियन का ही मेंबर है और यूरोप का हिस्सा है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, सब काम छोड़े सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट अपडेट बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ऑब्वियसली थंबनेल भी आपने देख लिया और आपने पिछले वीडियो शुरू करने से पहले भी आपको मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक लक्समबर्ग विजिट वीज़ा के ऊपर है। लक्समबर्ग को ऑफिशियली ग्रैंड डच ऑफ लक्समबर्ग भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कि यहाँ पे दो कौमों ने मिलके यहाँ पे रूल किया है, ठीक है। जर्मनी ने और फ्रांस ने। इनके दो नेशनल एंथम्स हैं, ठीक है। एक जो होमलैंड नेशनल एंथम है, उसके अलावा एक रॉयल नेशनल एंथम है। यहाँ पे दो, एक जो इनका मे भी मेरा ख्याल है जो सबसे छोटा है वो रॉयल नेशनल एंथम है। वो मेरा ख्याल है 47 सेकंड्स का, अगर आप बोलने जाए ना तो 47 सेकंड्स के अंदर आप उसको नेशनल एंथम को बोल सकते हैं। जो इनका रॉयल नेशनल एंथम है वो है द विलियम्स के नाम पे, ठीक है। ये द विलियम्स का नाम आपने काफ़ी जगहों पे सुना होगा, पर आप कहेंगे यार हमें ये नाम सुना सुना लग रहा है कि उसका लक्समबर्ग का या जर्मनी का जो किंग था उसका नाम था विलियम्स। उसने रूल किया था इसके ऊपर, लक्समबर्ग के ऊपर। ये लक्समबर्ग जर्मनी से आज़ाद हुआ है वर्ल्ड वार 2 के बाद। और आपने उसके अलावा भी कहीं और सुना, वो है सुल्तान अब्दुल हमीद का जो अभी तुर्की की तरफ से सीरीज़ शुरू की गई है। उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सुल्तान अब्दुल हमीद का जो करैक्टर कर रहे हैं स्क्रीन पे, अगर उनका नाम नहीं मुझे आ रहा, उनकी पिक्चर आपको शो हो रही होगी, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा विलियम्स का भी करैक्टर उन्होंने किया है। वो टर्किश एक्टर्स हैं, उन्होंने की है। तो उसके अंदर भी काफ़ी विलियम्स का, शहज़ादा विलियम्स। ये कौन था शहज़ादा विलियम? ये था मलका एलिज़ाबेथ जो अव्वल है ना, उसका ये ग्रैंडसन था शहज़ादा विलियम, जो जर्मनी का किंग था, किंग भी बना था। उसके अलावा ये लक्समबर्ग का किंग भी था। बाद में वर्ल्ड वार 2 के बाद ये लक्समबर्ग आज़ाद हुआ था। ये चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि यार वीज़ा ऑफिसर हिस्ट्री का सवाल थोड़ी पूछता है, उसने तो चंद बेसिक चीज़ें बेसिक चीज़ें पूछनी होती, लेकिन उसका कोई पता नहीं होता। वो आपसे कोई भी सवाल कर सकता है। अगर खुदा ना खासा अगर वो आपसे ये सवाल पूछ ले कि हु इज़ द किंग ऑफ जर्मन और उसका लक्समबर्ग, फिर आपको पता ही ना हो कि किंग कौन है। ज़रूरी नहीं है कि आप, मैं कहूँ कि आप इस चीज़ की पढ़ के जाएँ या सुन के जाएँ तो फिर आपको पता होगा। पूछने को बड़ा कुछ पूछ सकता है, लेकिन ये है कि अगर आप जिस कंट्री जा रहे हैं आपको थोड़ी उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। अगर आप किसी कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल लाहौर जाना चाह रहे हैं, अगर आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं या कराची के रहने वाले हैं, अगर आप आपने लाहौर नहीं देखा, लाहौर जाना चाह रहे हैं, पहले उसके बारे में स्टडी तो करेंगे ना कि लाहौर अगर मैंने जाना है तो कहाँ पर रुकना है, कहाँ कौन कौन सी जगह देखने वाली हैं, करेंगे ना सर्च। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लक्समबर्ग का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपको पता हो, उसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता हो, हाउ नाउ, कि यार क्या है लक्समबर्ग, ठीक है। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो शेंजन पूरी कंट्री यूरोपीय यूनियन में चलती है। और डॉक्यूमेंट बताने से पहले आपको बारे में और मुकम्मल आगाह कर दूं कि इसकी जो कैपिटल है वो लक्समबर्ग ही, जैसे एक मैक्सिको कंट्री है उसका उसकी कंट्री का नाम भी मैक्सिको और उसकी जो लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल है उसका नाम भी मैक्सिको, वैसे ही इस लक्समबर्ग की जो लार्जेस्ट एंड कैपिटल सिटी है उसका नाम भी लक्समबर्ग है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ पे नेशनल लैंग्वेज लक्समबर्गिश बोली जाती है, ठीक है। उसके अलावा लक्समबर्गिश के अलावा दूसरे नंबर पे जो बोली जाती है वो फ्रेंच बोली जाती है। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पे कौन कौन से नेशनैलिटी के लोग आबाद हैं? यहाँ पे 50.9% लक्समबर्गिश लोग आबाद हैं। लक्समबर्गिश का मतलब होता है कि लक्समबर्ग से के ज़्यादा प्रोनाउंस करने के लिए ज़्यादा लोगों में बोला जाता है। जैसे कि हम पाकिस्तान कंट्री है, फिर उसकी जो कौम है उसको पाकिस्तानी कहते हैं। इंडियन है तो
इंडिया की कौम को बोला जाता है इंडियंस, ईरान कंट्री है, ईरान के लोगों को बोला जाता है ईरानी। वैसे ही लैक्समबर्ग के लोगों को बोला जाता है लैक्समबर्गिश। लोग आबाद हैं यहाँ पे 50.9%, 18.2% पुर्तगीज़ लोग आबाद हैं और 13.5% यहाँ पे फ्रेंच लोग आबाद हैं। अब आप कहेंगे यार पुर्तगीज़ ने तो इस पर कब्ज़ा नहीं किया, पुर्तगीज़ के लोग यहाँ पे 18.2% यानी दूसरी बड़ी कौम क्यों यहाँ पे आबाद है। जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी तो उसके बाद उसके पुर्तगीज़ काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में चले गया था। अब उसके फिर बाद में कुछ लोग अदर यूरोपीय यूनियन की रिचेस्ट कंट्रीज़ के अंदर चले गए थे, अपने बेहतर ज़िंदगी के लिए, कारोबार के लिए शिफ्ट हो गए थे। फिर तीसरे नंबर पे 13.5% फ्रेंच लोग आबाद हैं और 10.3% जर्मन लोग आबाद हैं, 7.1% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आबाद हैं। जी हाँ, पांचवी बड़ी जो रिलीजन के लोग कौम आबाद है वो मुस्लिम है। उसमें वो मुख्तलिफ मिक्स मुस्लिम्स हैं, अरबिक्स भी हैं, टर्किश भी हैं। उसके अलावा आपको मिल जाएंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ के मुस्लिम्स भी मिल जाएंगे, उसके अलावा मिडल ईस्ट के भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको बरसगीर पाको हिंद के भी आपको मुसलमान मिल जाएंगे। 7.1% वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है और 3.8% आपको अदर रिलीजन के लोग मिल जाएंगे वहाँ पे जो नेशनल्स के लोग आबाद हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे जो इनकी गवर्नमेंट है ना, यूनाइटरी पार्लियामेंट्री मोनार्ची की उसकी गवर्नमेंट है, ठीक है। और उसके अलावा जो इनका आज़ाद हुआ था 15 मार्च 1815 में ये आज़ाद हुआ था, ठीक है, पहले फ्रेंच एम्पायर से। फिर उसके अलावा जब ये इंडिपेंडेंस पर्सनल यूनियन विद इन नैदरलैंड्स हुआ था, 13 अप्रैल 1839 में मेरा ख्याल ये आबाद हुआ था। अब गूगल भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर उसके अलावा इसने जो आखिरी दफ़ा जो इंडिपेंडेंस हासिल की थी ना, वो की थी उसका जर्मन से, वो 1945 में। जी हाँ, 1945 में इसने जर्मन से अपनी अलहदगी का ऐलान किया था। फिर उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी बना था 24 अगस्त 1945 में ही ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था। फिर उसके अलावा 1 जनवरी 1958 के अंदर ये EEC का भी मेंबर बन गया था। जो इसकी जो टोटल रकबा है ना, वो उसका 2,05,086 किलोमीटर इसका रकबा है इस कंट्री का। बहुत छोटी कंट्री है ये। तो इसका जो वाटर लेवल है यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो कह रहा हूँ, 0.23% इसका वाटर पाया जाता है। वो इसलिए पाया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ ये भी कुदरती पानी के ऊपर निर्भर करते हैं, बारिश के ऊपर। इसलिए इधर की गवर्नमेंट ने ज़्यादा डैम बनाए हैं और पानी जगह जगह पे आपको वाटर स्टोरेज डैम्स मिल जाएंगे या टैंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे बारिशों का पानी आपको इकट्ठा हुआ मिल जाएगा। ज़्यादातर ये अदर इन्होंने पाइपलाइंस भी बिछाई हुई हैं, अदर यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज से भी ये पानी लेते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर ये लेते हैं रशिया से या जर्मनी से। उसके अलावा यहाँ पे जो पॉपुलेशन पाई गई है 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 6,45,397 लोग यहाँ पे आबाद हैं। उसके अलावा जो सालाना GDP है, ठीक है, वो 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 90.532 बिलियन $US इनकी सालाना GDP है। फिर इसके अलावा जो करेंसी है वो ऑब्वियसली आपको बताया यूरो है, ठीक है। और जो यहाँ पे ड्राइविंग साइड है वो राइट साइड, और जो कॉलिंग कोड है +352 इनका कॉलिंग कोड है। ये चीज़ें बताने का मकसद आपको भी ऑब्वियसली मैंने पहले बताया कि छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो आप सबको पता हो कि जिस कंट्री जा रहे हैं उसके बारे में तो थोड़ा बहुत पता होना कि वो क्या है क्या नहीं है, क्या हिसाब किताब है वहाँ पे। और वो आ गया डॉक्यूमेंट की तरफ। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, जो ऑब्वियसली जो सब यूरोपीय यूनियन की कंट्री के सबके सेम है, शेंजन के, ये भी शेंजन का हिस्सा है। पासपोर्ट, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, पिक्चर्स, ID कार्ड, उसके अलावा पुलिस NOC, कोविड कार्ड, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, उसके अलावा होटल रिजर्वेशन। अगर आप डिपेंड करें कि आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा अलग होता है, विजिट वीज़ा अलग होता है। विजिट वीज़ा पे आपको NOC चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा पे आपको NOC नहीं चाहिए। विजिट वीज़ा पे NOC इसलिए चाहिए कि कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के साथ या कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं। अगर टूरिस्ट वीज़ा होता है कि आपका कोई जानने वाला नहीं है लेकिन आप वहाँ पे उसको
एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उस कंट्री को, उसको टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं। सिर्फ आप सैर व तफरीह के लिए जो विज़िट होता है वो एक ख़ास मखसूस किसी चीज़ के लिए विज़िट होता है, वहाँ पे आप कोई और काम करने जा रहे हैं, सैर व तफरीह करने नहीं जा रहे। तो उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कंपनी की तरफ से एनओसी लेटर चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, उसके अलावा टैक्स रिटर्न्स चाहिए आपकी 3। उसके अलावा अगर आप जो आपका बिज़नेस है तो चैम्बर की तरफ से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ई कॉमर्स का कर रहे हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं अपने प्लेटफॉर्म के, अपने स्टोर के या अपनी कंपनी के। अगर आप फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं तो आपने एज अ फ्रीलांसिंग लिखना है अपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर के ऊपर और वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर। और उसके अलावा आपने तमाम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपने फ्रीलांसिंग के। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ का आपने एक सर्टिफिकेट लगाना है, पता हो एम्बेसी को कि ये एज अ फ्रीलांसर भी है। अगर आपको लक्समबर्ग या अदर शेंजन कंट्री की या यूरोप कंट्री की स्टडी की, विज़िट की, टूरिस्ट की या वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए शेंजन की, लाइक जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, लक्समबर्ग, इटली, किसी की भी अपॉइंटमेंट चाहिए तो नीचे जो आपको स्क्रीन पे ये जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, इस पर आपने वॉइस मैसेज करना है, सिर्फ वॉइस मैसेज करना है। नो कॉल्स ऑन डायरेक्ट कॉल, नो ऑन कॉल ऑन व्हाट्सअप, ओनली वॉइस मैसेज, ठीक है। वॉइस मैसेज करना है, इंशाल्लाह हमारी टीम आपको एंटरटेन करेगी इसके ऊपर। तो व्हाट्सअप देने का मकसद ये है कि आप सब बार बार मैसेज करें कमेंट्स के अंदर कि यार व्हाट्सअप नंबर दें, हमें ईमेल करनी नहीं आती। उन लोगों के लिए कि जिनको ईमेल नहीं करनी आती वो व्हाट्सअप पे भी रिप्लाई अपना कुछ चीज़ इंफॉर्मेशन या हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। अगर जो लोग ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों को ईमेल करनी आती वो ईमेल पे ही रिप्लाई करें, वो व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं। लेकिन ये है कि उन लोगों के लिए भी हमने ख़ास ख्याल रखना है कि जिनको ईमेल्स नहीं आती करना, और वो व्हाट्सएप तो ज़रा ऑब्वियसली आजकल हर बच्चे की ज़रूरत है व्हाट्सएप, खाना मिले ना मिले लेकिन व्हाट्सएप बंदे को आना चाहिए चलाना। तो ये था आज का छोटा सा एक टॉपिक जो मैंने आपके लिए लेके आया था विज़िट वीज़ा लक्समबर्ग के ऊपर। आई मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको शेयर करें अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके और वो भी लक्समबर्ग एक्सप्लोर करने जा सकें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।